नमस्कार, आदाब, बहुत बहुत स्वागत आप सभी का। आप देख रहे हैं खास कार्यक्रम नजर और नजरिया। मैं हूं आपके साथ बुशरा खानम फहद। चुनाव आयोग और भारतीय जनता पार्टी, या मैं सीधे तौर पर कहूं तो चुनाव आयोग और सरकार और नरेंद्र मोदी पूरे तरीके से दहशत में नजर आ रहे हैं। एक के बाद एक जिस तरह से फर्जीवाड़े की पोल खुलती हुई नजर आ रही है, या विपक्ष जिसकी पोल खोलता हुआ नजर आ रहा है, जाहिर सी बात है कि एक तरह का हड़कंप देखने के लिए मिल रहा है। यही वजह है कि एक तरफ तेजस्वी यादव प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और प्रेस कॉन्फ्रेंस करके वो ये बाकायदा तौर पर प्रैक्टिकली वो दिखाते हैं, अपना एपिक नंबर डालकर, कैप्चा डालकर, वो इलेक्शन कमीशन की उस ऐप पर जाकर वो सर्च करते हैं और पाते हैं कि उनका नाम ही इस वोटर लिस्ट में नहीं है। आप सोचिए, बाकायदा तौर पर उन्होंने वो एपिक नंबर जिसको आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, वो एपिक नंबर उन्होंने उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में पढ़ा, उसको डाला, फिर कैप्चा डाला, फिर उन्होंने बाकायदा तौर पर पूरी मीडिया को दिखाया और ये बताया कि सोचिए, अगर एक्स डेप्यूटी सीएम का अगर नाम नहीं है तो जो बिल्कुल वो लोग जो किसी भी तरीके से जो पढ़े लिखे नहीं हैं या उस तरह से अपनी बातों को नहीं रख सकते हैं, तो उनका हाल क्या हुआ होगा या उनके साथ क्या हुआ होगा, ये एक प्रैक्टिकल का तरीके से तेजस्वी यादव ने ये करके दिखाया है। दूसरा, राहुल गांधी आज फिर से इलेक्शन कमीशन पर बोले हैं और एक तरह का मैं कह सकती हूं एक छोटा पर्दाफाश राहुल गांधी ने आज जो कॉन्क्लेव हुआ है उसमें उन्होंने किया है। सीधे तौर पर राहुल गांधी ने ये कहा है कि चुनाव आयोग का जो ये पूरा का पूरा प्रोसेस है ये डेड है। उन्होंने ये भी कहा कि जिस तरह की चुनावी धांधलियां लोकसभा इलेक्शन में की गई, उसमें अगर जो धांधलियां उस वक्त पकड़ी गई होती और अगर ये फ्री एंड फेयर इलेक्शन होता, बाकायदा तौर पर उन्होंने सीटों का नंबर भी बताया है, तो आज नरेंद्र मोदी तीसरी बार पीएम नहीं होते। उन्होंने ये भी कहा कि कुछ घंटों का बस वक्त बचा है, जो उनके पास सबूत मौजूद हैं, जो उनकी टीम ने तैयार किए हैं, कांग्रेस की टीम ने, वो एटम बॉम्ब की तरह हैं। अब यही बात राहुल गांधी ने कल भी कही थी, लेकिन राहुल गांधी ने आज जो बात कही है उसमें उन्होंने ये जोड़ा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री नहीं होते तीसरी बार। ये पूरी तरीके से धांधली करके, चुनाव पर कब्जा करके और चुनाव आयोग एक पार्टी की कठपुतली बनकर उसने काम किया और यही वजह है कि तीसरी बार नरेंद्र मोदी पीएम बने हैं। मैं आपको सुनवाना चाहूंगी राहुल गांधी ने क्या कहा है और फिर आपको तेजस्वी यादव को भी सुनवाऊंगी। सुनिए आप राहुल गांधी को, अंग्रेजी में उनकी बाइट है, लेकिन लुब्बे लुबाब जो है, जो कंक्लूजन है, वो एक तरह से मैंने आपको बताया है। सुनिए आप उनको। Now, you'll be shocked at the amount of detail we've gone into. And you will see, with no doubt, zero doubt, how a Lok Sabha election is stolen. Six and a half lakh voters vote, and 1.5 lakh of those voters are fake. Six and a half lakh voters vote, 1.5 lakh voters are fake. It's on paper. Documentation that we got from the Election Commission. Voter list that we got from the Election Commission. Physical paper. Where we went comparing photograph by photograph by photograph, name by name by name. 6.5 lakh people. Comparing one photograph to 6.5 lakh other photographs. And I'm proud of the work that the Congress party did. And you will see the shockwave that is going to go through the electoral system when we release this data. It's literally like an atom bomb. Because the truth, my friends, is that the election system in India is already dead. Please remember one thing. The Prime Minister of India is the Prime Minister of India with a very slim majority. If 10, 15 seats were rigged, and we suspect actually the number is
much closer to 70, 80, 100. If 15 seats were rigged, he would not be the Prime Minister of India. And we are going to prove to you, in the coming few days, we are going to prove to you without any doubt in the coming few days how a Lok Sabha election can be rigged and was rigged. So, तो आपने सुन लिया कि ये लोकसभा इलेक्शन किस तरह से रिग किया गया है और किस तरह से रिग किया जा सकता है और कैसे धांधली और धोखेबाजी से नरेंद्र मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री बने हैं। ये राहुल गांधी ने सीधे तौर पर कहा है और उन्होंने ये कहा है कि अब से कुछ ही दिनों में, यानी कि वो बात कर रहे हैं 5 अगस्त की, जब बेंगलुरु में जाकर वो धरना देंगे, वहां पर एक बड़ा प्रोग्राम है और तमाम चीजें होंगी, वहां पर प्रेस कॉन्फ्रेंसेस भी होंगी, वहां पर जो एटम बॉम्ब की बात कर रहे हैं तो असली एटम बॉम्ब आपको तब वहां पर फटता हुआ नजर आएगा जब राहुल गांधी प्रूफ के साथ इन तमाम बातों को रखेंगे और ये भी बताएंगे कि तीसरी बार नरेंद्र मोदी धोखे से, चोरी से वो दरअसल प्रधानमंत्री बने हैं। ये कहना है राहुल गांधी का। चलते हैं तेजस्वी यादव की तरफ। तेजस्वी यादव ने भी जो बातें कही हैं वो बेहद महत्वपूर्ण है। उन्होंने ये भी कहा है कि कैसे इन 65 लाख वोटर्स को आपने लिस्ट से हटा दिया, कौन सा प्रोसेस है जो आपने फॉलो किया है। उन्होंने सवालों की एक लंबी चौड़ी लिस्ट जो है वो सामने रखी है। लगातार वो सुबह से एक के बाद एक ट्वीट करते हुए नजर आ रहे हैं, वो उन पे सवाल लिख रहे हैं, वो चुनौती दे रहे हैं और ये बताते हुए नजर आ रहे हैं कि कैसे दलितों के, पिछड़ों के, अति पिछड़ों के, मुसलमानों के वोट्स जो हैं वो काटे गए हैं। और उनका ये भी कहना है कि इलेक्शन कराने की जरूरत ही क्या है, अगर एक ही पार्टी को अगर वॉक ओवर देना है तो फिर आप सीधे तौर पर ये आप वॉक ओवर दे दीजिए, फिर हमारा चुनाव लड़ने का फायदा ही क्या है, ये सीधे तौर पर उन्होंने कहा है। और आपको याद होगा उन्होंने बहिष्कार तक की बात कही थी। सुनिए आप तेजस्वी यादव को, प्रैक्टिकली वो ये सब कुछ दिखा रहे हैं सबूतों के साथ। और उसके बाद आप ये देखिए कि कैसे डीएम की तरफ से ये कहा जाता है कि दरअसल उनका नाम मौजूद है लिस्ट में, लेकिन इसमें एक जो झोल है वो आप देखिए कि उन्होंने लिस्ट तो जारी कर दी और ये कह दिया कि 416 नंबर पर तेजस्वी यादव का नाम है, लेकिन अभी जो नई लिस्ट जारी की गई है चुनाव आयोग की तरफ से उसमें तो किसी का फोटो ही नहीं है। तो जो वो लिस्ट दिखा रहे हैं जिसमें नीचे वो तेजस्वी यादव का नाम दिखा रहे हैं, उसमें वो आखिर तमाम फोटोग्राफ्स कहां से आ गए, यानी कि कहीं ना कहीं वो पुराना इलेक्टोरल रोल जो है वो दिखा रहे हैं। सुनिए आप तेजस्वी यादव को। यही है ना मेरा, ये एप्लीकेशन है, मेरा भी नहीं है। हम चुनाव कैसे लड़ेंगे? अभी तो देखिए, ये चुनाव आयोग का एप्लीकेशन है और मेरा ईपीआईसी नंबर हमने इसमें डाला है। ईपीआईसी नंबर अगर आप चाहें तो हम बता भी दें। RAB 2916-120, इसमें कैप्चा आता है। हाँ, अच्छा आ रहा है। अब हम डालते हैं कि WNRN। अच्छा, उसमें दूसरा चल रहा है। डालिए। आप देखिए, डालो। What does it mean? हाँ भाई, चुनाव लड़ने के लिए आपको बूथ वोटर बनना चाहिए, बिहार का वोटर होना चाहिए, तब जाकर के आप चुनाव लड़िएगा। नहीं, मेरा तो यहाँ है, दीघा के वोटर हैं, दीघा विधानसभा वेटनरी में। अब जब चेक करना, जब मेरा नहीं है तो यही ताजुब लगेगी ना।
तो आपने देख लिया, ये प्रैक्टिकली उन्होंने दिखाया, नो रिकॉर्ड फाउंड, यानी उनका नाम नहीं है। उन्होंने सीधे तौर पर कहा है, उन्होंने कहा कि जब मेरा नहीं है तो मेरी पत्नी का भी नहीं, अगर मेरा नाम ही नहीं है तो मैं चुनाव कैसे लड़ूंगा, ये सीधे तौर पर तेजस्वी यादव कहते हुए नजर आ रहे हैं। आप देखिए कि कैसे एक इलेक्शन जिताने के लिए क्या क्या किया जा रहा है, ये सीधे तौर पर आप ये देखिए। और ये इसलिए क्योंकि अगर बिहार हारे तो फिर नरेंद्र मोदी की जो पूरी की पूरी इमेज है, जो फिलहाल पूरी तरीके से सवालों के घेरे में है, वो कैसे उनके पर और बड़ा सवालिया निशान जो है वो लग जाएगा। मैं सीधा अपने मेहमानों के पास जाऊंगी क्योंकि 3 बेहद खास मेहमान मैंने आज बुलाए हैं जो इस मामले के एक्सपर्ट हैं। आप देख सकते हैं फिलहाल प्यारेलाल जी को, और प्यारेलाल जी इस उम्र में जो बेहतरीन काम कर रहे हैं उसे हम सबको एक सीख लेनी चाहिए कि कैसे एक जिम्मेदार नागरिक को काम करना चाहिए। वो प्रोफेसर है वैसे, लेकिन उसके बाद भी आप ये देखिए कि लगातार दिन रात वो जो काम कर रहे हैं और कैसे जो फर्जीवाड़ा है चुनाव आयोग का उसको लगातार हमारे सामने उजागर कर रहे हैं। बहुत बहुत स्वागत आपका प्यारेलाल जी वक्त देने के लिए। मेरे साथ सिद्धार्थ शर्मा जी हैं जो कि पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं और बिहार से आते हैं खुद। वो हो सकता है कि अपना एक्सपीरियंस भी बताएं कि ये पूरा एसआईआर जो है वो कितना बड़ा फर्जीवाड़ा है। सिद्धार्थ जी स्वागत आपका कार्यक्रम में। मेरे साथ अभी आप रविंद्र शिरोन जी को देख सकते हैं, सीनियर जर्नलिस्ट हैं, जाना माना चेहरा है, वो लगातार चुनाव आयोग और इस पर अपनी वीडियोस और सब भी बनाते रहते हैं। आप उनके चैनल पर भी जाकर उनको सुन सकते हैं और इसके साथ साथ इस पर लगातार लिखते भी वो रहते हैं। बहुत बहुत स्वागत रविंद्र जी आपका भी कार्यक्रम में। शुरुआत में प्यारेलाल जी आपसे करना चाहूंगी, ये अभी राहुल गांधी ने जो कल कहा, जो आज कहा, जो तेजस्वी यादव ने कहा और जो ये लिस्ट आई है जिसमें 65 लाख लोग गायब हैं, 65 लाख लोग, क्या आधार है इसका? आगे इसको आप कहां जाता हुआ देख रहे हैं? और जब चुनाव आयोग ये कह रहा है कि 1 महीने का वक्त हमने दिया है आपको, चुनाव आयोग ये दिखाने की कोशिश कर रहा है वी आर एब्सोल्युटली फ्री एंड फेयर और हम बहुत चांसेस दे रहे हैं वोटर को वोटर बनने के लिए। निष्पक्ष है, ना ही वो कुशल है काम में, ना ही वो ईमानदार है। वो पूरी धांधली कर रहा है। उसके 2-3 सबूत में जो तेजस्वी जी ने कहा है, जो राहुल जी ने बोला है, ये उनके पिछले जो लोकसभा में बिहार के इलेक्शन में मत सूची जो रिवीजन हुई, उसमें उन्होंने जो 18 से 19 साल के 7,79,360 वोटर बढ़ा दिए कि जी इतने नए आ गए 1 साल में। और इसके बाद एक और बड़ी बात इन्होंने की है, जो 1 करोड़ यानी कि 10 मिलियन जिसको हम बोलते हैं, 1 करोड़ 64 लाख जो वोट हैं, वो 20 से 29 की उम्र में इन्होंने बढ़ा दिए। अब इतना वोट अगर बढ़ता है वो कहाँ से आया? ये चुनाव आयोग को तो बताना होगा। अब उस वोट को इन्होंने काटना है। ये सब तेजस्वी यादव वगैरह ने ऐतराज किया था, जैसे अब किया है, तब ये माना नहीं। इलेक्शन कमीशन कहा नहीं नहीं हम तो बिल्कुल ठीक है, हमने तो जो किया सब ठीक है। ये उनकी रिपोर्ट है, हमारी छोड़ो है। उन्होंने बोला है 19 से 29 ग्रुप में ये है एडिशन। सो इस रूप में जब हम देखते हैं कि आप 18 से 19 और 20 से 29 साल में, 18 से 19 में आप कितना 12 लाख वोट बढ़ा देते हैं, और उसमें सॉरी 7 लाख, और दूसरे में आप कितना बढ़ा देते हैं 1 करोड़ से ऊपर। तो इससे पता चलता है कि आप कहाँ क्या कर रहे हैं। दूसरी बात जो राहुल गांधी जी ने बोला, एक वोट फॉर डेमोक्रेसी, बहुत बड़े बड़े उसमें साइंसदान हैं और बड़े डाटा साइंटिस्ट हैं और बड़े कंप्यूटर साइंटिस्ट हैं, एडमिनिस्ट्रेटर हैं, जो चुनाव करवाते रहे वो हैं। उन्होंने, राहुल गांधी ने कोई गलत बात नहीं की। उन्होंने एक एक सीट का लोकसभा का निकाल के बताया है कि 78 सीट में धांधली हुई है, 78 सीटों में। उसने यही बोला 70, 80, 100, तो 100 तो हो ही सकता है क्योंकि तो एक कैलकुलेशन ही है। तो इसलिए धांधली भी हुई है, मोदी जी नहीं बनते थे, ये भी सच है, इसमें कोई दो राय नहीं है। वोटों की चोरी हुई है, और चोरी सब में 2 स्टेटों की मैं एग्जांपल दे देता हूँ। जैसे उड़ीसा में इनका नवीन पटनायक से पंगा था, 12.54% वोट बढ़ा के 21 में से 20 सीटें जीत गए। इसी तरह
आंध्रा में चंद्रबाबू नायडू से बनती थी। 12.48% वोट बढ़ाए लोकसभा में और 26 में से 21 सीटें जीत गए। सो इस रूप में इन्होंने और जगह जगह पे इन्होंने ऐसे धांधली की है। अब इसमें जब मैं देखता हूँ, ये उन्होंने लिस्ट उनकी लिस्ट है कि जी हमने ऐसे किया है, ऐसे किया है। इनमें जो एवरेज इन्होंने वोटें काटी हैं वो 8.31% बनती है। पूरे बिहार में जो 65 लाख वोटें ये कहते हैं काफी छठ करके उसका जो गिनती करते हैं, जब हम कैलकुलेशन करते हैं एक्चुअल वोटें जो की है, तो 8.31%। लेकिन कुछ जिले ऐसे हैं जहां बहुत बड़ी काट काट हुई है। मधुबनी में 10.44% कटा है। उसके किशनगंज में 11.82% वोट कटा है। पूर्णिया में 12.08 कटा है। सबसे ज्यादा गोपालगंज में 15.10% कटा है। इसके आगे भागलपुर में 10.19% कटा है। इतना ज्यादा वोट ये मैंने मार्क किया हुआ है, चार्ट किया, सब कैलकुलेट किया हुआ है। कितनों में 9% कटा है। जो 5 जिले हैं उनमें 9% कटा है। बाकी 6 जिले ऐसे हैं जहां 8% कटा है। तो जब इतना इतना वोट इन्होंने, जो एवरेज जो है उससे ज्यादा वोट जिनके कटे हैं वो 14 जिले हैं 38 जिलों में से। तो ऐसे इन्होंने वोट काट दिया है। वोट काटने के बाद अब उसमें क्या किया है, कईयों को इसमें थोड़ी शंका भी रहता है। अब उसने बोला कि 6 नंबर फार्म भरो। ये कमीशन का एक तरीका है विज्ञापन। और इसमें लिखा है कि कोई बात नहीं, जिसका नाम नहीं आया वो अपना 6 नंबर फार्म भर दे और डिक्लेरेशन साथ में दे दे। अब ये कितना उसके अपने वक्तव्य से, अपनी नोटिफिकेशन से, अपने 24 जून के लेटर से और अपना बार बार सुप्रीम कोर्ट में एफिडेविट से ये कितना भिन्न है, मैं ये बताना चाहता हूँ। इससे पता चलता है कि कैसे जी वो बोलता है, गलत बयानी करता है। अब बोलता है कि 6 नंबर फार्म भरो, जो उसमें डिक्लेरेशन है वो दे दो। अब मैं आपको 6 नंबर फार्म दिखा देता हूँ। 6 नंबर फार्म ये है, ये आप ऊपर मार्क किया मैंने। 6 नंबर फार्म में लिखा हम्म है कि आपने अपना नाम भरना है, एज भरनी है पूरे सालों में, कि मैं 20 साल का हूँ, 21 का हूँ, 22 का हूँ। अपना एड्रेस भरना है जहां आप अक्सर रहते हैं। अपना सेक्स भरना है, मेल है फीमेल है, और कुछ नहीं भरना। ये कॉलम बने हुए हैं, साइन कर। उसके आगे डिक्लेरेशन। ये इसकी आपको रसीद भी मिलेगी। डिक्लेरेशन में ये लिखना है, मैं पढ़ के सुना देता हूँ डिक्लेरेशन। ये डिक्लेरेशन मैंने मार्क किया हुआ है जी हमारे जी दर्शकों के लिए। आई हेयर बाई डिक्लेयर दैट टू द बेस्ट ऑफ माई नॉलेज एंड बिलीफ, मैं ये शपथ लेता हूं कि मेरे जानकारी और ज्ञान के मुताबिक, जितना मेरे से ज्यादा मेरे पास है उसके मुताबिक, आई एम ए सिटीजन ऑफ इंडिया। मैंने कोई सर्टिफिकेट नहीं देना, मैंने लिखना है मैं भारत का नागरिक हूँ। आई एम ऑर्डिनरी रेजिडेंट एट एड्रेस गिवन इन पैरा टू। मैं अक्सर वहां का रहने वाला हूँ जहां का मैंने पता दिया है अपना। डेट मंथ एंड ईयर, कब से रह रहा हूं मैं, ये लिखना है। वो लिख सकता है इंसान, उसमें तो कोई बात नहीं है। इसके आगे कहता है, आई हैव नॉट अप्लाइड फॉर इंक्लूजन ऑफ माई नेम इन दी इलेक्टोरल रोल फॉर एनी अदर कॉन्स्टिट्यूंसी। मैंने किसी और चुनाव जो क्षेत्र है उसमें अपना नाम रजिस्टर कराने के लिए अर्जी नहीं दिया, निवेदन नहीं किया, बेनती पत्र नहीं। इसके आगे लिखना है, माई नेम हैज नॉट ऑलरेडी बीन इंक्लूडेड इन द इलेक्टोरल रोल फॉर दिस और एनी अदर असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी। मेरा नाम इस विधानसभा क्षेत्र के लिए या किसी और के लिए पहले ही शामिल नहीं है, जो हमारी मत सूची है। बस इतना लिखना है। तो इतना, इसमें तो कहीं नहीं है कोई सर्टिफिकेट देना। और ये साइन करने हैं, सिग्नेचर ऑफ द एप्लीकेंट। अब इसका मतलब है, या तो 24 जून को झूठ बोला, या बाद में झूठ बोलता रहा, या लोगों को तंग करता रहा गणेश कुमार गुप्ता, या फिर उसने सुप्रीम कोर्ट में भी ये झूठ बोला है जो एफिडेविट फाइल किया है, या फिर यहाँ झूठ बोल रहा हम्म है। ये दोनों उसके हम्म डॉक्यूमेंट है, हमारे नहीं है। तो इसलिए इससे पता चलता है कि गणेश कुमार गुप्ता को हर चीज गुप्त जब रखना शुरू कर देंगे आप, तो बहुत सारी चीजें अपनी आंखों से ओझल हो जाती हैं, वो सामने नहीं आती। इसलिए पता ही नहीं चलता आपको काला क्या है और चिट्टा क्या है, सफेद क्या है। तो काला सफेद का उसको पता नहीं चल रहा। इसलिए चुनाव आयोग जो है वो काला कर रहा है। एक बात और कह के फिर कुछ पैनलिस्ट हैं, सबने जी 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 नहीं माननी आप है। प्लीज टेक योर टाइम जी एक ही छोटी सी बात करूंगा। अब उसमें कैसे उनकी शंका कैसे है, वो 20 तारीख तक, 22 तारीख तक ये लिखता रहा, प्रोबेबली डेड, शायद इतने लोग मर चुके हैं।
मालूम नहीं है क्यों मरे हैं, शायद लिखता रहा। हम्म। इज प्रोबेबली परमानेंटली शिफ्टेड, शायद वो पक्के तौर पे वहां से चले गए हैं। जब हम्म। कहीं वीडियो में बातें आ गई कि वो तो उसको तो ये भी नहीं पता, फिर उसने बदल दिया, प्रोबेबली वर्ड काट दिया। इसका मतलब है वो हम्म। काम नहीं कर रहा। वो जो इधर उधर की बात सुन के जैसे उसको लगता है यार ये ना हो जाए जैसे अब तेजस्वी यादव की बात हो रही थी कि जी वो अब दूजी फोटो वाली दूसरी दिखा रहा है। जब इलेक्शन कमीशन झूठ बोलने लग जाए, हम एक बोलते हैं जब काबे से कुफ्र निकलेगा तो सच कहां से देखेंगे आप। तो काबे से कुफ्र निकल रहा है, हमारा काबा है वो इलेक्शन कमीशन जो है, चुनाव कराता है बिल्कुल। देश का, इसके प्रजातंत्र का, उसी से झूठ निकल रहा है हर वक्त। बार बार गलत बयानी निकल रही है, नियम को तोड़ रहा है, कानून को तोड़ रहा है और देश के संविधान को तोड़ रहा है। तो इसलिए उस पे ये विश्वास करना, निष्पक्षता की तो बात ही छोड़ दो, वो सही काम करेगा निष्पक्ष ना भी हो, लेकिन कम से कम जिसका वोट है वो बन जाएगा, उसको नहीं डरने देगा, दूसरी बात है। वो काम भी सही नहीं कर रहा। जब वो काम ही सही नहीं कर रहा, किसी का नाम नहीं डाल रहा, किसी का नाम गलत डाल रहा है, दस्तखत जो सिग्नेचर करने हैं तो किसी और की सिग्नेचर हो रहे हैं। जो पुनर्निरीक्षण फॉर्म हम्म। है वो खाली ही उसमें कोई भरा नहीं जा रहा, उसको ऐसे ही अपलोड किया जा रहा है पूरे ये करने में वीडियो। तो इसमें हम जब ये बातें देखते हैं तो उसको एक बात और मैं कहता हूँ जी जी। कि चुनाव जो बार बार कहता है कि मैं तो ये संविधान के मुताबिक काम कर रहा हूँ। संविधान का आर्टिकल 324 ये मेरे पास पड़ा है, मैं दिखा देता हूँ। इस संविधान में लिखा है कि इलेक्शन कमीशन का, चुनाव आयोग का काम है सुपरिंटेंडेंस एंड कंडक्ट ऑफ इलेक्शन। अब इसमें कहा गया को ये जांचेगा कि नागरिकता किसी की है या ना है। उसका काम है उसका निगरानी करना, चोन की और चुनाव करवाना, तो करवा ले। हम्म। चुनाव करवाने के लिए 326 में लिखा है कि उसको जरूरत है कि वोटर मत सूची बनाएगा, उसको रिवाइज करेगा, पुनर्निरीक्षण करेगा उसका। तो उसमें लिखा है कि जो एक चुनाव हो चुका उसके बाद अगला चुनाव होने से पहले पिछली मत सूची को उसने पुनर्निरीक्षण करना है। अब 2024 का चुनाव हो गया बिहार में, वो 2024 के चुनाव की जो सूची है उसका पुनर्निरीक्षण करने का उसको अधिकार है 326 में। लेकिन वो कहता मैं तो एक जनवरी 2003 से करूंगा। ये कहां से उसको अधिकार मिल गया। एक और जो अपनी बात को, एक हम लॉ में बोलते हैं अस्टोपल, प्रिंसिपल ऑफ अस्टोपल, कि जो बात आपने पहले बोल दी उसको आप बाद में बदल नहीं सकते। 1 मई 2025 को गणेश कुमार गुप्ता एक प्रेस रिलीज जारी करते हैं जिसमें लिखा है न्यू इनिशिएटिव्स बाय गणेश कुमार गुप्ता, नाम लिखा उसको बाय गणेश कुमार गुप्ता। हम्म। गुप्ता तो नहीं लिखा, बाय गणेश कुमार, न्यू इनिशिएटिव्स। अब न्यू इनिशिएटिव में बाकी बातें छोड़ो, एक बात ये कहता है कि हम जो रजिस्ट्रेशन इलेक्टर रोड जो मतदाता पंजीकरण के जो नियम है 1960 के 1907 के, उसके नियम 9 के अंडर हमने जो किसी का जन्म तिथि है अगर उसको देखना हो, वेरीफाई करना हो, उसका उसका साक्षीकरण करना हो, तो हम खुद नियम के अनुसार बर्थ एंड डेथ रजिस्ट्रेशन एक्ट 1969 1969 में तो कानून बना, उससे पहले कहाँ बर्थ होगा तो रजिस्टर होगा। उस कानून के तहत हम वो खुद लेंगे ऑनलाइन, ताकि हम ऑनलाइन वेरीफाई कर लें। तो उसको कौन रोकता वेरीफाई करने से? ले ले जहां से लेना है, जिसका उसको मिलता ले, उसका काम है। अब क्या किया है गणेश कुमार गुप्ता ने 24 जून को एक और नई बात जो उसने की, 24 जून को ही वो एक लिखता है कि हमने जो पुनर्निरीक्षण अब तक किया है उससे वोटर की गिनती हमारे पास जो आ गई है वो 7,99,69,844 है। 7.9 हम्म। करोड़ बोलता है, 79 मिलियन बोल सकते हैं। तो ये बोलता है जब 24 जून तक उसके पास इतने रजिस्टर हो चुके हैं तो उसको पुनर्निरीक्षण किसका करे? वो तो हो चुका पुनर्निरीक्षण, तो आप ही खुद ही लिख रहा है, हम तो नहीं लिख रहे। अब उसमें से क्योंकि उसने वोट काटना है, जो मैंने पहले बताया, पिछली दफा इन्होंने 1.5 करोड़ वोटर बीजेपी का ऐड कर दिया। अब वो ऐड करने से भी लोकसभा में इनकी पोजीशन क्या बन गई, जो दर्द है इनको, वो ये हुआ जी। कि 12 सीटें थी जेडीयू को,
12 मिली इसको बीजेपी को, 5 सीटें मिली चिराग पासवान को। लेकिन जो वोट परसेंटेज पूरी पोल्ड वोट में सबसे ज्यादा तेजस्वी यादव वाले आरजेडी को मिला। अब उन्होंने सोचा यार वोट तो फिर भी इनका ज्यादा परसेंटेज वोट तो उनका है, सीटें नहीं भी हैं, अब उनका वोट काटना है। उसमें काटते काटते तेजस्वी का भी काट दिया, भी ठीक है आप तो कैंडिडेट ही नहीं बन सकते। तो ऐसा जो उन्होंने किया है कि वोट काटने के लिए दिस एक्सरसाइज इज टू ब्लीड दी वोटर्स। जबकि हमारा जो संविधान बना, जो हमारी संविधान बनाने वाली सभा थी कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली, उसने पूरी 324, 25, 26, 27, 28, 29 इस आर्टिकल पे जब उनकी चर्चा हुई तो उसमें बहुत सी बातें आई कि निरक्षर को मत दो, गरीब को मत दो, गांव वाले को मत दो, और महिलाओं को ये अधिकार मत दो। तो उन्होंने बोला नहीं, हमारे देश की शक्ति ये प्रजातंत्र है और हर एक जो बालिग है उसको वोट का अधिकार मिलेगा। वो हमारा जो रूल है वो इंक्लूसिव है कि हमने शामिल करना है, ये एक्सक्लूसिव बना रहा है। जो गणेश कुमार गुप्ता इसको बिल्कुल बदला उल्टा कर रहा है। ये उल्टा हम बोलते हैं उल्टे बांस बरेली को, उल्टी गंगा पोहे को। तो ये उल्टा काम कर रहा है कि हम तो, हमारा नियम तो ये है कि हमने हर एक बालक को, देश के को उसमें शामिल करना है ताकि वो प्रक्रिया में भाग ले। ये बोलता है नहीं 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 मैंने निकालना है। बस ये झगड़ा है, इसी में ये किया है उसने। इसलिए जी ये जो कर रहा है वो गैर कानूनी है, गैर संवैधानिक है, नियमों के खिलाफ है और मन मर्जी है, आर्बिट्ररी हम इसको बोलते हैं, आर्बिट्ररी है। फिर इसके बाद वो भित्रे वाला है, डिस्क्रिमिनेटरी है, जो भेद करता है एक सिटीजन से दूसरे सिटीजन में। तो इसलिए ये हमारे पूरे के पूरे प्रशासन के अगेंस्ट है, उसके विरोध में है। बिल्कुल, बहुत ही बेहतरीन तरीके से प्यारेलाल जी आपने बिल्कुल एकदम जैसे कहते हैं ना बखियां उधेड़ कर आपने रख दी हैं चुनाव आयोग की, वो भी तथ्यों के साथ। उन्हीं की कही गई बातों को आपने प्रूफ के साथ जिस तरह से यहाँ पर रखा है वो बताने के लिए काफी है कि चुनाव आयोग दरअसल क्या कर रहा है। और उसका काम है कि वो ये मेक श्योर करे कि जो भी एलिजिबल है वो हर वोटर इस लिस्ट में शामिल हो, वो अपने वोट को का इस्तेमाल करे, जो कि हमारा सबसे जरूरी लोकतांत्रिक अधिकार है। लेकिन सारी प्रक्रिया ये इसलिए की जा रही है कि कैसे वोट ना किया जाए, खासतौर पे वो वोटर जो बीजेपी के नहीं है, यही साफ तौर पर है। लेकिन आपके पास मैं आऊंगी प्यारेलाल जी, मेरे पास कुछ और महत्वपूर्ण सवाल आपके लिए हैं। दोनों लोगों को मैं शामिल करूंगी, रविंद्र जी आपको, फिर आपके सिद्धार्थ जी आपके पास आ रही हूँ कि ये अब कहा जा रहा है कि 1 महीने का टाइम है, आप इस 1 महीने के टाइम में आप जो भी छूट गए हैं मतदाता या जिनको कोई कंफ्यूजन है वो अपने नाम को इसमें ऐड कर दें। एक तो ये बात, दूसरा ये कि जिनके नाम हैं अब उनसे डॉक्यूमेंट्स मांगे जा रहे हैं, यानी कि अब दूसरे तरीके का प्रोसेस जो है वो शुरू किया जा रहा है। इज दिस द फाइनल लिस्ट या हम 1 महीने के बाद फाइनल लिस्ट देखेंगे? की जरूरत है जिस तरीके से उन्होंने हर सवाल के, मेरी आवाज आ रही है? आवाज आ रही है। मुझे लगता है प्यारेलाल जी साहब को ज्यादा समय दीजिए, मेरी गुजारिश ये है, क्योंकि जिस तरह से डिटेल्ड इंफॉर्मेशन इनके पास है उतनी ज्यादा देखिए मेरे पास तो है नहीं, हो सकता है सिद्धार्थ भाई के पास हो। तो जितना ज्यादा जितना जानकारी ये दे पाएंगे हमारे दर्शकों को वो ज्यादा अच्छा रहेगा। पर एक बात जैसे इन्होंने बड़ी अच्छी बोली कि जब हमारे पास 7,99,00,000 वोटर्स आ गए हैं, और वो तो ये सारे वोटर तो वो है ना जिन्होंने फॉर्म भरा है प्यारेलाल जी, ये तो फॉर्म भरने वाले वोटर्स है ना। हाँ, जो पहले जो इन्होंने तो ये जनवरी 25 तो जो लोग मर गए थे उन्होंने पहले से भरा। हाँ, इसलिए है ना, जो है वो तो इसका मतलब उसने फॉर्म भरा है, इसका मतलब नहीं है। बात आप ठीक बोल रहे हैं। 7,99,00,000 लोगों ने भर दिया और अब 8% आपने काट दिए, तो वो मरे हुए वोटर कैसे आए वो भरने के लिए फॉर्म? जो व्यक्ति चला गया बंबई, कलकत्ता, मद्रास, वो फॉर्म भरने के लिए वापस आया क्या? और उसके बाद इनको पता लगा नहीं वो तो मरा हुआ है या वो तो चला गया है। ये तो अपने आप में एक बड़ी धांधली की तरफ इशारा कर रहा है। जब 8 करोड़ वोटर आपने बता दिए और उसके बाद ऐसा किया, तो मुझे लगता है ये तो बिल्कुल साफ साफ धांधली है। और जिस बात की तरफ इशारा राहुल गांधी ने भी आज किया है कि 6 लाख वोटर्स में से 1.5 लाख फर्जी हैं, तो ये सब वही फर्जी वोटर हैं जो जरूरत पड़ने पर हरियाणा चले जाते हैं और अब जरूरत पड़ने पर बंगाल की तरफ हो गए। आजकल बिहार में उनका प्रवास है, थोड़े दिन में बंगाल, आसाम की तरफ चले जाएंगे वो लोग। ये शिफ्टिंग वाले वोट आ गए। पहले हम लोग देखते थे शिफ्टिंग कल्टीवेशन,
तो एक कल्टीवेशन हो रही है, वोटिंग प्लांटेशन ऑफ वोट्स, कि वो जो प्लांटेशन ऑफ वोट्स चल रहा है, कभी इधर उगा देते हैं उसको, कभी आसाम में उगाएंगे, और ये तो वही चल रहा है। ये तो साफ साफ दिखाई देने लग गया। 8 करोड़ वोटर में से इनको कोई बताने आया था क्या हम लोग मर चुके हैं? फॉर्म भरते वक्त जिंदा थे, और उसके बाद वो नहीं रहे। अब ये इससे बड़ा घोटाला क्या होगा आप बताइए। और आज तेजस्वी यादव ने भी जो बातें कही हैं कि एपिक नंबर तो एक ही होगा ना भाई, पैन नंबर एक होता है कि 2? एपिक नंबर, अगर एपिक नंबर 1 है किसी व्यक्ति का, तो उसका वोटर चाहे नया बने चाहे पुराना बने, वो तो सेम रहेगा। तो वो नया कैसे आ गया? उसी जगह के एड्रेस पे नया एपिक नंबर कैसे आ गया? और ये बात तो सही है कि वोटिंग लिस्ट अभी जारी की है, अभी तो फोटो और तमाम चीजें तो है ही नहीं। तो इलेक्शन कमीशन इसमें बुरा फंसा हुआ है। ज्ञानेश कुमार गुप्ता बस, मुझे लगता है इसी जो अब वो चुनाव से उनका लेना देना नहीं है, उनका लेना देना है राजीव कुमार से, कि कैसे मैं राजीव कुमार को सरपास कर दूं। राजीव कुमार को हो सकता है पद्म पुरस्कार मिल जाए, तो मुझे भारत रत्न मिलना ही चाहिए, उसके लिए चाहे मैं जो मर्जी करूं। मुझे लगता है मेरा समय भी आप प्यारेलाल जी को दीजिए। जी बिल्कुल। मैं सिद्धार्थ जी को एक क्विक कमेंट के लिए शामिल करूंगी, और फिर प्यारेलाल जी, हम सबके सवाल हैं आपसे। और बहुत अच्छी बात आपने यहाँ पर रविंद्र जो है आपने उठाई है, और वो जाहिर सी बात है बहुत क्रूशल है। देखिए, चुनाव आयोग अपनी, जैसे कहते हैं ना, गुगली में, उसी में ही खुद फंस रहा है। जो जल्दबाजी है उसकी, जो एकदम हड़बड़ाहट है उसकी, उस हड़बड़ाहट में जो वो हर मिनट पे एक तरह से ये डिक्लेयर करता है कि भाई ये देखिए, ये खबर जो है वो झूठी है, निराधार है। और ये भी कह रहे थे राहुल गांधी के लिए धमका रहे हैं। ये कल जो उन्होंने फैक्ट चेक किया है, जो बहुत क्विक फैक्ट चेक कर रहे हैं, वो आजकल चुटकी बजा के फैक्ट चेक कर देते हैं, तो कह रहे हैं कि धमका रहे हैं अगर राहुल गांधी, तो FIR कर दीजिए भाई उनके खिलाफ। इसमें एक जोड़ दो बुशरा जी, एक बात जोड़ दूं, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो फैक्ट चेक करके बताता है ना, वो पत्रकारों को नहीं बता रहा है। मैं उस ग्रुप में हूं इलेक्शन कमीशन वाले में, हमको नहीं बताता है वो बताता है किसी तीसरे चौथे को। आज भी जो ये जो तेजस्वी यादव के बारे में उन्होंने बोला है, वो ना ट्वीट किया, ना हमारे ग्रुप में बताया, वो उन्होंने ANI को कान में बताया जाके। उसकी कहीं आपको दिखेगा नहीं, ट्वीट खोल के देखो, ट्वीट पे भी नहीं है। PCI के जो ग्रुप है जर्नलिस्ट का, उसमें भी नहीं है। खाली ANI को कान में उन्होंने बताया है। किसने बताया ये नहीं पता हमको। ECI ने फोन किया था, ECI के किसी अधिकारी ने किया था, स्पोक्स पर्सन ने किया था, उसका नाम ही नहीं है। अब ये चल रहा है देखिए। और उसी को बेस तेजस्वी यादव को झूठा बता रहे हैं सारे मीडिया वाले। आप देखिए कैसे एकदम हेडलाइंस चेंज होती हैं। पहले हेडलाइन आई कि अरे तेजस्वी यादव का नाम नहीं है उसमें, उन्होंने देखिए प्रेस कॉन्फ्रेंस बताया, फिर एकदम पोल खोल दी चुनाव आयोग ने तेजस्वी यादव की, उनका नाम तो है। ये इतना हेडलाइंस मैनेजमेंट का जो पूरा खेल है ना, ये प्रोपेगेंडा जो पूरा चल रहा है कि आप लोगों के लिए नहीं है, आप सिर्फ एक पार्टी के लिए हैं, और उस पार्टी को आपको कैसे बस सही बताना है। और चुनाव आयोग कुछ भी करता है, देखिए बीजेपी आ जाती है, उनके स्पोक्स पर्सन कौन है? बीजेपी, वो आकर जवाब देती है उनका। सिद्धार्थ जी, आपको शामिल करूंगी, आप कैसे देख रहे हैं इस पूरे खेल को? और फिर उसके बाद प्यारेलाल जी मैं आपके पास आ रही हूँ, आप कैसे देख रहे हैं इस पूरे खेल को? आप भी तो बिहार से, अगर संभव हो तो अपने सहयोगियों से रिक्वेस्ट कीजिए कि इलेक्शन कमीशन का ट्वीट दिखा दें। 6 घंटे पहले ट्वीट, उसके बाद ट्वीट ही नहीं है कोई उनका। बिल्कुल। तो फिर ये तो बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि ANI के कान में जाकर शायद वो बात कह रहे होंगे, क्योंकि DM जो है उन्होंने भी इसको कहा है। DM जो है उनकी तरफ से कहा गया कि 416 नंबर पर तेजस्वी यादव का नाम है, ये उनकी तरफ से कहा गया है। बाकायदा तौर पर दैनिक भास्कर की खबर भी है। सिद्धार्थ जी, योर कमेंट। जी हाँ, जिस तरह से गर्ग साहब ने समझाया, ये तो बिल्कुल अब स्पष्ट हो जाता है कि केचुआ की जो ये बिहार की चाल है वो असंवैधानिक भी है और असंभव भी है। सबसे पहले तो असंवैधानिक है, और दूसरा जिस तरह से ये कर रहे हैं उससे स्पष्ट हो जाता है कि असंभव है। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने भी अपने पिछले हियरिंग में कहा था कि चुनाव नाम की जो चीज है वो समावेश की प्रक्रिया होती है, शामिल करने की प्रक्रिया होती है। चुनाव कोई सामूहिक बहिष्कार करने की प्रक्रिया नहीं होती। और ये जब चुनाव में आज हेडलाइन छपता है, भारत भर में ये हेडलाइन आया, ये दक्षिण भारत में हेडलाइन छपा है, हेडलाइन ये छपा है कि 65 लाख वोटरों का नाम कट गया है। तो इसका मतलब यह है कि आपने इसको शामिल करने की प्रक्रिया नहीं बना के आपने बहिष्कार करने की प्रक्रिया बना दी। ऐसा क्यों किया? क्योंकि गणित का एक बहुत छोटा सा नियम होता है कि अगर मुझे 10 में से 8 को घटाना है
तो या तो ऊपर से 2 निकाल के नीचे का 8 में बचा सकता हूं, या तो नीचे से 2 को हटा के ऊपर का 8 को मैं बचा सकता हूं। दोनों में नतीजा एक ही आता है। तो हुआ ये कि जब पिछले साल भाजपा ने 400 पार का नारा दिया था, हमको सबको पता है कि 400 पार का नारा इसीलिए था क्योंकि हम आरक्षण हटाएंगे, लेकिन आ गए उसके नतीजे पर, आ गए 240 की बैसाखी पर। 140 करोड़ में से इस देश की 115 करोड़ जनता ने बीजेपी को वोट नहीं दिया। तब ये समझ गए कि आरक्षण ही इस देश की सामाजिक न्याय ही इस देश को में सत्ता में आने की चाबी है। तो आनन फानन में घोषित कर दिया कि आप जातिगत सर्वे करेंगे, लेकिन करना तो जातिगत सर्वे अगर आप करेंगे तो करना तो था आपको पिछड़ी जातियों का सर्वेक्षण, लेकिन इन्होंने एक बड़ा अच्छा तरीका निकाला। केचुआ के कंधे पे चढ़ के बेसिर पैर की चाल चली और पिछड़ी जातियों को चिन्हित करने के बदले अगड़ों का सर्वे कर दिया। एसआईआर में आपने अगड़ों का सर्वे कर दिया और तेजस्वी यादव जैसे पिछड़ों को कट दिया। बहुत आसान रास्ता है, ऊपर से करने, नीचे के करने के बदले ऊपर से कर दो। ऊपर से केचुआ के बहाने केचुआ के कंधे पर चढ़े और अगड़ों का सर्वे कर दिया, और अगड़ों का सर्वे किया तो आप इसका नतीजा देख रहे हैं कि तेजस्वी यादव जैसे पिछड़े जो हैं उनका वोट कट गया। इसका मतलब ये भी संभव है कि ये पूरा का पूरा एक्सरसाइज में ये जो नया रोल निकला है, ड्राफ्ट रोल, इसमें अगड़े जातियों के कईयों का नाम शामिल भी कर लिया जा सकता है। जिनका नाम पहले नहीं था वो शामिल भी हो गए होंगे, क्या पता। अगर ये तेजस्वी यादव का नाम कट रहा है पिछड़ों का, तो इसका मतलब कई सारे अगड़ों का नाम इसमें जुड़ भी गया होगा। तो हुआ यह है कि देखिए, ये एसआईआर नाम की प्रक्रिया जो है, इसका रिहर्सल पहले दिल्ली में हुआ था। दिल्ली चुनाव में हमें पता है नई दिल्ली विधानसभा सीट में 40,000 वोटर घट गए थे। अगर भारत में क्या कहते हैं, जनसंख्या बढ़ रही है, भारत की अर्थव्यवस्था बढ़ रही है, तो नई दिल्ली नाम के क्षेत्र में वह 40,000 वोटर घट कैसे सकते हैं? क्योंकि भाजपा ने जान लिया कि हरियाणा और महाराष्ट्र में जो इन्होंने चुनाव खत्म होने के बाद वोटरों की संख्या बढ़ाई, वो पकड़ में आने वाली चीज थी। इसीलिए इन्होंने जेरीमैंडरिंग का नया तरीका निकाला कि चुनाव होने से पहले ना वोटर लिस्ट में ही नाम काट दो, क्योंकि हर पार्टी को पता रहता है, उसके बूथ लेवल एजेंट होते हैं, उनको पता रहता है कि किस बूथ पर कौन कौन से लोग उसको वोट करते हैं, कौन वोट नहीं करते। आप जिस दिन वोट करने भी चुनाव आयोग क्या कहते हैं पोलिंग बूथ में जाते हैं, तो वहां पर चुनाव अधिकारियों के अलावा राजनीतिक दलों के जो पोलिंग एजेंट हैं वो भी बैठे रहते हैं कागज लेके, वो भी टिक करते रहते हैं। उनको पता रहता है कि मेरा कौन सा वोटर आया और मेरा वोटर कितना निकला। तो कोई भी राजनीतिक दल को पता होता है कि उस बूथ में कितने वोट होते हैं। तो ये पूरा का पूरा जो अभियान है ये जातिगत सर्वेक्षण है, लेकिन नीचे पिछड़ी जातियों का सर्वेक्षण करने के बदले अगड़े जातियों का सर्वेक्षण कर दिया। पिछड़ी जाति अपने आप तेजस्वी यादव जैसे निकल जाते हैं। तो देखिए, किसी भी नागरिक को एक गलतफहमी में न रहे, वोट देने का अधिकार सरकार नहीं देती है, वोट देने का अधिकार इस देश का संविधान देता है। और फॉर्म नंबर 7 और फॉर्म नंबर 8 ये दो फॉर्म है जिसके आधार पर नागरिक अपना वोट काट सकता है, कटवा सकता है या जुड़वा सकता है। और ये दोनों ही फॉर्म वोटर खुद साइन करता है, और वो या तो बीएलओ को, या तो ईआरओ को, या तो एईआरओ को, ये तीनों क्या कहते हैं चुनाव आयोग के अधिकारी होते हैं। और अगर वोटर को अपना नाम कहीं पर जोड़ना है तो फॉर्म 7 वो साइन करेगा, अगर उसको अपना नाम कटवाना है तो वो फॉर्म 8 साइन करेगा। दोनों ही वो खुद करेगा, कोई तीसरा आदमी किसी तीसरे का वोट नहीं काट सकता। लेकिन ये जब बता रहा है अखबार में, ये चुनाव आयोग बता रहा है कि मैंने 65 लाख वोट काट दिए, क्या इसका मतलब है कि अगली हियरिंग में जब ये सुप्रीम कोर्ट में आएगा तो चुनाव आयोग 65 लाख लोगों का सिग्नेचर फॉर्म 8 दिखाएगा कि 65 लाख लोगों ने मेरे पास सिग्नेचर करके दिया है कि मेरा नाम काट दो? क्योंकि कानून ये कहता है कि अगर 65 लाख नाम कटे हैं तो चुनाव आयोग के पास 65 लाख लोगों के दस्तखत के फॉर्म 8 होने चाहिए, तभी वो काट सकता है, उसके अलावा नहीं काट सकता। अब मुझे नहीं लगा, इसीलिए मैंने कहा कि ये असंवैधानिक तो है ही। 65 लाख सिग्नेचर चुनाव आयोग के पास 1 महीने के अंदर होना, और वो सुप्रीम कोर्ट में वो प्रमाण के साथ साबित कर दे, दिखा दे, ये मुझे असंभव लगता है। मेरे ख्याल से इस चीज का तकनीकी रूप से बहुत अच्छे से समझा दिया है गर्ग साहब ने। इसके और भी कुछ पहलू है, मेरे ख्याल से गर्ग साहब इसको और बढ़िया से समझाएंगे तो ठीक रहेगा। जी बिल्कुल, प्यारेलाल जी सब आपको सुनना चाहते हैं, तो मैं आपके पास ही आ रही हूँ। मेरा सवाल आपसे ये है कि जो 65 लाख कट गए हैं, ये जो मतदाता हैं, तेजस्वी यादव ने भी ये सवाल पूछा है कि आपने ये कैसे तय किया कि ये मर गए,
ये अब यहाँ नहीं रहते हैं, या एक जगह से एक से ज्यादा जगह पर इनके जो है वो कार्ड जो है वो बने हुए हैं? कौन से नियम आपने फॉलो किए हैं? कैसे आपने इतनी जल्दी इन तमाम चीजों को पता कर लिया? क्या इसी में ही चुनाव आयोग फंस जाएगा? क्या आपको लगता है ये कोई बेस बन सकता है आगे आने वाली हेयरिंग में? क्योंकि हम सुप्रीम कोर्ट से भी बहुत ज्यादा उम्मीद आती हुई नहीं देख रहे हैं प्यारेलाल जी। लग रहा है अगर बहुत कुछ शायद चुनाव आयोग कर देगा तो शायद वोटर आईडी या आधार कार्ड को वैध इसमें शामिल कर देगा डॉक्यूमेंट्स में, उस पर रोक लगा देगा एसआईआर पर। ऐसे आसार तो नहीं दिख रहे हैं। पहले तो मैं अपने दोनों को पैनलिस्ट का धन्यवाद करता हूँ। ऐसे ही वे मेरा नाम बताते रहे हैं कि ये बहुत बड़ी बात बता देंगे। ये खुद ही महानुभव हैं। और सिद्धार्थ जी से मैं बहुत दफा सुनता भी रहता हूँ, साथ में पैनलिस्ट भी होता हूँ। इनको भी बहुत कुछ मालूम है, लेकिन हम मेरी उम्र के हिसाब से शायद मेरी इज्जत करते हो। तो नहीं नहीं अब नहीं 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 बात है, प्यारेलाल जी, नो 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 नो, आई वुड नॉट पास दैट। आपकी उम्र नहीं, आपका काम, जो मैंने पहले कहा था कि हम सबको आपसे सीखने की जरूरत है, तो उम्र नहीं आपका काम। उम्र दराज तो बहुत सारे लोग होते हैं। थैंक यू। तो एक तो मैं जो पहले ये बात तब मैंने फिगर की, ये फिगर मैंने निकाल दिया। 1,60,61,649 वोटर इन्होंने 20 से 29 साल में लोकसभा के चुनाव के वक्त में नए डाले बिहार की। अब वो तो बीजेपी के वोटर हैं, अब दूसरे के काट रहे हैं, क्योंकि इनके डालने के बाद भी इतना नहीं हुआ। अब मैं दो तीन बातों पे आता हूँ। एक तो बात सही है, मैं आपसे सहमत हूँ कि मेरे को तो सुप्रीम कोर्ट से कोई उम्मीद नहीं है, क्योंकि वहां तो कहानी ला देंगे। और 11-12 हो गई, अभी तो शायद कोई कहें जी नोटिफिकेशन कर ली, प्रेस शुरू हो गया, ऐसा हो गया। गणेश कुमार गुप्ता का फैसला नहीं अभी तक किया उसी जज साहब ने, तो अब इसका क्या फैसला करेंगे? वो तो तब भी वो बता नहीं नहीं हम उसको भी शामिल कर लेंगे, उसको भी कर लेंगे। मैं पता नहीं कितने कोर्टों में केस सरकार की तरफ से गया हूं, और हम हर बार जीत के आए हैं। अगर हाई कोर्ट में हार भी गए तो सुप्रीम कोर्ट में जीते हैं, क्योंकि हम तथ्यों पे बात करते हैं। जब कोर्ट तथ्यों पे बात करनी छोड़ दे, वो पंचायती सा फैसला करे, देखिए ऐसे करके देख लो ऐसे। अब कोर्ट ने एक बात मेरे को, बड़े लोगों को ये सेंटिमेंटल लगती है, देखिए आप हमें 15 लोग मरे हुए डाके दिखा दो, जीते हों, उन्होंने मरे हुए डाले हों, मृत के डाले हों, तो हम पूरा कैश होगा। साथ में होता है मास डिलीशन। अब 15 में तो मास डिलीशन नहीं है, 15 तो गलती से भी कर सकते हैं। मैं ये चाहे चुनाव चुनाव आयोग जितनी मर्जी धांधली कर रहा है और कर भी रहा है, लेकिन अगर 15, 20, 25 का ये आंकड़ा हो कि ये गलत डल गए, 7.9 करोड़ 79 मिलियन वोटर का घर घर में जाके 1 लाख BLO ने, 4 लाख उनके साथ RSS के हों, किसी के भी हों, जो उनके समर्थक हैं वो होंगे, और 1.25 लाख पार्टियों के लोग होंगे BLA। तो वो सब लोग जब करेंगे, कहीं ना कहीं एक यूनिफॉर्मिटी कभी नहीं रहती। मैं प्रशासन में रहा हूँ, कोई अपने हिसाब से करेगा, थोड़ा कोई थोड़ा नेग्लिजेंट होगा, गलती हो जाती है। तो इसमें सुप्रीम कोर्ट का उस दिन जब उन्होंने बोला हमें 15 लाके दिखा दो, तो मेरे को उसी दिन माथा ठनक गया कि अब कुछ नहीं होगा, क्योंकि ऐसी बात पे सुप्रीम कोर्ट को करने की जरूरत नहीं है कि 15 लाके दिखा दो। वो बोलेंगे ठीक है, अगर डिलीशन होगी हम देखेंगे। सो ये लिमिट से के 15 लाओ, 2 लाओ, 5 लाओ, इसका कोई दूसरा। फिर दोबारा बोल दिया कि हम उम्मीद करते हैं कि ये आधार कार्ड को मानेंगे। अब आधार कार्ड तो जो हमारा जनप्रतिनिधि कानून है, उसका सेक्शन 23 है, उसमें लिखा है कि केवल आधार कार्ड का नंबर ही मांगा, कार्ड भी नहीं मांगना। इलेक्शन चुनाव आयोग का कोई भी कर्मचारी किसी व्यक्ति को बोलेगा, वोटर जो रजिस्टर होना चाहता है या नाम कटना है किसी का, तो कभी आपका आधार नंबर बताओ, वो आधार नंबर बताए। अगर वो नहीं भी बताता तब भी उसका नाम कटा नहीं जा सकता, ना ही उसका नाम उसमें वोटर सूची में पंजीकृत करने से मना किया जा सकता है। तो आधार ज्यादा से ज्यादा आधार ही, उसने तो कितने के दिए थे डॉक्यूमेंट, 11 डॉक्यूमेंट मांग रखे हैं। तो इस उसमें कोई लॉजिक नहीं है। आप सेंटिमेंटल बनाते जाओ, देखिए जी ये डॉक्यूमेंट तो मेरे, मैं भी रोज बोलता हूँ कि ये डॉक्यूमेंट तो मेरे पास भी नहीं है। तो इसके बोलने का कोई फायदा नहीं होता। मैं सर्जन हूँ, सर्जरी करूँ ना गीत गाता रहूं। नहीं नहीं, मरीज को बिल्कुल ठीक होना चाहिए, हर एक की जिंदगी बहुत महत्वपूर्ण होती है, हर एक का एक प्रीतम होता है। इन बातों के केवल सर्जरी में कर नहीं रहा, कहानी बना रहा हूँ। सो सुप्रीम कोर्ट जब भी मैं देख रहा हूँ इस मामले में कहानी बना रहा है।
इसलिए मेरे को न्यायपालिका का काम है कानून को लागू करना। अगर कानून एग्जीक्यूटिव जो कार्यकारिणी कार्यपालिका कानून नहीं लागू कर रही, तो उसमें देखना कानून में ऐसा प्रावधान है, अगर है तो उसको लागू करो, बस इतना उसका हुक्म होता है। वो नहीं कर रहे, एक बात। इसलिए मेरे को वो कर भी दें भी मेरे को यकीन नहीं होगा। मैं एक आपको उसकी अखिलेश यादव की बात बता रहा हूँ। उन्होंने लोकसभा में बोला, अगर मैं 80 सीटें भी जीत जाऊं तब भी मैं चुनाव जो के और ईवीएम पे यकीन नहीं कर सकता। तो इसलिए यही मैं बोलता हूं, अगर एक कर भी दे सुप्रीम कोर्ट, मेरे को सचमुच में मैं आज तक कोर्ट्स में यकीन करता आया हूं, लेकिन जो सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में किया है उससे मेरा विश्वास खत्म हो रहा है। एक तो बात सत्य है। दूसरा क्या है, चुनाव आयोग कलाबाजियां कर रहा है। चुनाव आयोग कोई काम नहीं कर रहा। प्रशासन में मैं रहा हूं, प्रशासन में काम 2 और 2 4 ही होता है। प्रशासन में ऐसे नहीं, ऐसे हो गया, ऐसे हो गया, ऐसे हो गया। वी विल नेवर डू। जैसे तेजस्वी यादव का नाम नहीं, ठीक है, उसने नई लिस्ट दिखा दी। वो बोलते हाँ जी बिल्कुल कहीं ना कहीं रह गया होगा, हमारी गलती है, हम ठीक कर देंगे, बस। इससे आगे आप पुरानी लिस्ट दिखा दो, लिस्ट तो किसी मर्जी पुरानी करो। हम तेजस्वी यादव डिप्टी सीएम रहे, कहीं तो उन्होंने वोट डाला ही होगा ना, तो वोटर तो होंगे कहीं ना कहीं। था वो तो लिस्टें पड़ी होती हैं उनके पास, तो उसका कोई मतलब नहीं है। ऐसे आप हेडिंग लगाते हैं। जब चुनाव आयोग, अब चुनाव आयोग क्या कर रहा है, एक होता है सूचना देना, जैसे रविंदर जी ने बताया कि हम उस ग्रुप में उसको भी नहीं देता, एएनआई को बताता है, किसी को विशेष को बताता है। दूसरा, चुनाव आयोग अब प्रोपेगेंडा का साधन बन गया। उसका काम होना चाहिए कि मैं ये कर रहा हूँ, वो बोलता मैं ऐसे अच्छा कर रहा हूँ। वो तो अपने गुणगान कर रहा है। जब कोई, जैसे मोदी जी गुणगान करते हैं, वैसे ही चुनाव आयोग गुणगान करता है। चुनाव आयोग का, हमारा जो कार्यकारी अधिकारी होते हैं ना, हमारा मैम ये कभी काम नहीं होता हम बोल रहे हैं जी हम बहुत ईमानदार हैं, हम बहुत अच्छा काम करते हैं, हम सबसे न्याय करेंगे। नहीं, हम अपना काम करना है। किसी को कोई इतराज होगा तो वो चला जाएगा, हमारी खिलाफ शिकायत कर देगा, और उसका वो जो भी उसका समाधान होगा करवाएगा। चुनाव आयोग अब एक प्रोपेगेंडा, पीआर एक्सरसाइज बन के रह गया। वो अपना जो काम है, जो पंजीकरण करना है वोटर का, जो वोटर सूची का पुनर्निरीक्षण करना है, और उसको शुद्धिकरण करना है। वोटर सूची का शुद्धिकरण तो अच्छा वर्ड नहीं है, उसको शोधना है, ठीक करना है। तो उसमें अब ये लोगों को सेंटिमेंट कैसे, क्या हम मृत को भी वोट दें? भाई हमने थोड़ो मृत को डुबाया है। जैसे आपने बोला, रविंद्र जी ने बोला कि जो 7.9 करोड़ आपने बोला था वो मृत अगर थे तो 10 उनके कहाँ से आए, फॉर्म कहाँ से भरे गए? 24 जून को तो आप बोल रहे हैं, इसी 25 को कि जी हमारे पास इतने हैं, वो कहाँ से रजिस्टर हो गए? वो आकाश से आके, वो स्वर्ग से या नरक से आए थे? आपके लोग वहां गए थे सीढ़ी लगा के? ये बातें हादसे वाली कर रहा है। ये कोई अधिकारी की बात भी नहीं कर रहा। इसलिए तो मेरे को तो हंसा आता है। ऐसे तो बाजार में जो बैठे ताश खेलते हैं ना, वो भी इतनी नीचे वाली बातें नहीं करते। वो भी अच्छी फिर भी बात कर रहे हैं, नहीं यार ऐसे नहीं करना। ये तो ऐसी बातें करता है। सच में मैंने कभी नहीं, मैं तो अपनी जिंदगी में सोच ही नहीं सकता कि ये ऐसी बातें करता है दिनेश कुमार। इसको तो चुनाव अधिकारी रहने का कोई अधिकार ही नहीं है, क्योंकि जो जो चुनाव अधिकारी की जिम्मेवारी होती है तो बात ही छोड़ो, मुख्य चुनाव अधिकारी की तो बात ही छोड़ो, ये तो एक आम सरकारी अधिकारी जो होता है उसके हिसाब से भी अनबिकमिंग है। हम अपने भाषा में बोलते हैं अनबिकमिंग ऑफ ए रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट ऑफिसर। वो वह जो है वो चुनाव आयोग की तरह काम नहीं कर रहा, वो चुनाव आयोग के विपरीत काम कर रहा है। हम सजा देते हैं लोगों को इसमें कि ये अनबिकमिंग ऑफ ए गवर्नमेंट ऑफिसर। रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी जिम्मेवारी होती है। एक, मैं किसी भी विचारधारा से हूँ, न्याय करना मेरी जिम्मेवारी है। थोड़ा बहुत मैं इधर जी कर दूंगा प्यारेलाल चलो जी, मेरे को आपको एक सवाल आपसे हाँ आपका जो मैं जोड़ना चाह रही थी कि हाँ जी ये हम जो बातें कर रहे हैं, ये हम क्या सही क्या गलत, ये हम अपने दर्शकों को हम्म, बता रहे हैं कि भाई ये सही है और ये गलत है। ये चुनाव आयोग किस तरह से गलत कर रहा है, क्या धांधली कर रहा है, क्या कोर्ट में सही नहीं हो रहा हाँ है, और क्या इस तरह से ये सही और गलत। हाँ लेकिन सही और गलत हाँ से परे भी तो एक दुनिया है ना मोदी जी की। तो मैं आपसे ये हाँ जानना चाह रही हूं कि ये जो आने वाला बिहार का चुनाव है, लोगों का बार बार हाँ ये सवाल लिखते हैं कि आप कुछ भी कर हाँ लीजिए, होगा तो वही जो वो चाहेंगे, चुनाव आयोग और मोदी जी मिलकर जो चाहेंगे। आपको क्या वे फॉरवर्ड क्या लग रहा है, ये जानना बेहद जरूरी है। राहुल गांधी बहुत अच्छा बयान दे सकते हैं, वो कोई खुलासा कर सकते हैं, पर्दाफाश कर सकते हैं, तेजस्वी कर सकते हैं, एजेंसीज कर सकती हैं, बहुत सारे लोग कर सकते हैं, आप और हम जैसे लोग बात कर सकते हैं, बट व्हाट इज द वे फॉरवर्ड टू स्टॉप इट?
Yes, I will say something from the mythological stories. एक तोते में किसी का जान था, तो वो देव था, तो दैत्य था, उसका जान तो तोते में था, तो वो दैत्य तो लोगों को खाता था। अब वो सोचता था मेरा तो जान तोते में है, तोते को तो कोई पकड़ नहीं सकता। कोई अरविंदर जी जैसा जो सिद्धार्थ जी जैसा लड़का उठा, तो उसने बोला मैं इस तोते की गर्दन मरोड़ूं। तो वो पहुंच गया तोते के पास, तोते की गर्दन मरोड़ दी तो जो तो मर गया, धराशायी हो गया। सो इसलिए एक तो ये है कि इसका वे फॉरवर्ड यही है कि इसके लिए सड़कों पे आना, सड़कों पे आके राजनीति करना। किसान आंदोलन में वही मोदी साहब थे, किसान आंदोलन में वही सुप्रीम कोर्ट थी, क्या कर पाए? क्योंकि लोग सड़कों पे आ गए। जब जनता सड़कों पे आती है तभी है। रामलोह लोहिया जी ने बोला था कि जब सड़कें सुनजी होती हैं तो संसद बेलगाम हो जाती है। ये अब बेलगाम हुआ है, इसको बेलगाम को लगाम लगानी होगी। और हमने कई दफा किया है। जब हम एजिटेट करते थे ना, पहले बोलते हमने बना दिया जी कानून। मैंने बोला क्या तू रब है, क्या तू परमात्मा है कि तेने कानून बना दिया? तो किसी नियम से कानून बनाना है। तेरे को कहाँ पावर मिल गई? कल को तू बोलेगा मैं इसको फांसी दे दी। हम डायरेक्टर को सेक्रेटरी को ऐसे बोलते थे, और जब वो नहीं नहीं हम तो कर दिया, फिर हम जब एजुकेशन करते थे फिर भागे, फिर नहीं नहीं बाबा हमने तो कर दिया, हमने तो जो आप बोलते थे वही कर दिया। एजिटेशन के बगैर अब एजुकेशन बहुत होगी, लोगों को पता चल गया कि ये हेराफेरी कर रहा है, लोगों के मन मस्तिष्क में बन गया। अब राहुल गांधी की आप बात कर रहे हैं, मैं आपको एक बात बोल सकता हूं और जिम्मेवारी से बोल रहा हूं। आज तक कितने लोग, क्योंकि मेरे बहुत सारे लोग रिश्तेदार हैं आरएसएस के, कई उनके समर्थक होंगे, पहले उनके समर्थक नहीं थे, लेकिन पिछले 4-5 दिन से जो मेरे को लोगों के फोन आ रहे थे, चाहे रिश्तेदार हैं, चाहे दोस्त हैं, चाहे जानने वाले हैं, चाहे कोई और हैं, कि डॉक्टर साहब आप तो राहुल ने कमाल कर दिया। जो राहुल गांधी का इमेज है वो देश में एक नेता का, एक जिम्मेवार नेता का इमेज बन रहा है। आज की आप उसकी जो एडवोकेट्स को बोला है, उसने कहीं नहीं बोला राहुल, उसने बोला कांग्रेस। ही इज इन्वेंटिंग न्यू इंडिया, ही इज इन्वेंटिंग ए न्यू मूवमेंट, ही इज इन्वेंटिंग ए न्यू पॉलिटिक्स, ही इज इन्वेंटिंग ए न्यू कांग्रेस, ही इज इन्वेंटिंग ए न्यू पॉलिटिकल लीडरशिप, न्यू ब्यूरोक्रेसी। सो उसमें इसीलिए बोलता है कि सब धराशायी होंगे, चाहे पीछे भी चलेंगे हम उसको भी पकड़ेंगे। ये इतना आसान नहीं होता। तो एक तो बात ये है, ये मेरे को पहले नहीं था, अब मेरे को यकीन हो रहा है कि कुछ ना कुछ होगा देश में। एक तो दूसरा जो आप भी फार्मर, दूसरा ये तेजस्वी यादव में ये बात पहले तो करनी है ग्राउंड बनाने के लिए, लेकिन उनको सड़कों पे आना होगा। जिस दिन सिद्धार्थ जी एक दिन बोल रहे थे तो मेरे को बहुत अच्छा लगा कि जिस दिन एक एक बूथ पे 75-75 लोग खड़े होंगे कि हमारा वोट कहाँ गया, तो 1 लाख में 75-75 75-80 लोग खड़े हैं कि मेरा वोट कहाँ गया, तो उसको कौन सी पुलिस, कौन सी फौज, कौन सी प्रशासन कैसे संभालेगा? अब मेरे को बहुत अच्छी लगी भैया, बात तो अच्छी है। अगर 70-75 हर बूथ पे खड़े हैं तो कौन उसको देखेगा, कौन उसको संभालेगा? और हमने हर रोज देखा ये। तो इसलिए अब हमारे पास हमने एक स्वतंत्रता संग्राम लड़ा था, उसी से हमें ये वोट का अधिकार आया। ये किसी कांग्रेस ने, किसी अकालियों ने, किसी बीजेपी ने, किसी जेडीयू ने, आरजेडी ने नहीं दिया। ये हमारे जी। स्वतंत्रता सेनानियों ने हमें दिलवाया है। अब वो पानी रुक गया, अब उसमें गंदगी फैल गई, और उसमें इतने बड़े बड़े गंदगी वाले डालने वाले आ गए जैसे गणेश कुमार गुप्ता। अब इसको एक मधानी से चरण करना होगा। समुद्र मंथन आपने शायद कहानी सुनी होगी, तो हमारे तो बिल्कुल। परंपरा में है समुद्र मंथन। उस समुद्र मंथन के लिए ये सुमेर पर्वत का हमें मदानी बनानी होगी, और शेषनाग की नेत्री डालनी होगी, और सबको साथ में लेके इसको रिड़कना होगा, इसको चरण करना होगा, जी। इसका मंथन करके वो अमृत निकलेगा, जो असली वोट होगा। जो गणेश कुमार जैसे हैं बिल्कुल। व्यक्तियों को हम वो अमृत ले जाने नहीं देंगे, कुंड अपने पास रखेंगे, बस इतना है। अब ये कोई ऐसे सेंटिमेंटल बात नहीं कर रहा, मतलब ये है कि भारत के सभी लोग गांव में हो, शहर में हो, निरक्षर हो, साक्षर हो, साधन संपन्न हो, साधनहीन हो, अमीर हो, गरीब हो, और किसी वर्चस्व वाले हो ना हो, राजनीतिक हो ना हो, सबको, औरत हो मर्द हो, घर जी। में रहने वाले हो, सड़क पे रहने वाले हो, सबको इस देश को बचाने के लिए लगना होगा। और लोग तैयार हैं, जो मैं देख रहा हूं,
इसके बावजूद आप सोचिए हमारी ताकत, कई दफा हम अपनी ताकत को नहीं देखते। अब बड़ा मीडिया इतना जोर से लगा हुआ है कि मोदी जी तो पूरे भगवान है, वो तो नॉन बायोलॉजिकल है। अब ये गणेश कुमार ANI को खबरें देता है, ये रविंद्र जी को तो देता नहीं, ग्रुप में भी हैं। लेकिन कितना मीडिया है जो उनकी बात नहीं सुनने देता लोगों को, जो हमारी बात है वो सुनाता है। वो कैसे जाती है लोगों के पास? कोई तरीका है ना, वो हमारी ताकत है। हम सब लोग, बिल्कुल आप 4 सही लोग कह हम रहे हैं। यहाँ और बैठे हैं, ये जी जी वे आउट है, दिस इज द वे आउट। तो जिस दिन आप हर रोज एक प्रोग्राम कम से करेंगे, 2 जितने भी लोग बोलने को तैयार हैं आपके पास आके, तो वो एक स्ट्रेंथ होगी। यही लड़ाई है, हर किसी अपनी अपनी जगह पे लड़ाई करनी है। आज का राहुल का भाषण जब सुनेंगे, उन्होंने बोला मैं तो सड़क पे लड़ सकता हूँ, मैं गांव में लड़ सकता हूँ, लेकिन कोर्ट में तो आप लोग ही लड़ेंगे ना। इसलिए मैं बोल सकता हूँ कि मीडिया में तो हम लोग ही बात करेंगे ना, तो हम मीडिया में लड़ाई करें, उससे लोग होंगे। एक बिल्कुल वे आउट ये सबके है। अपने तो अपने। गो टू मी सेकंड, जी मैं बिल्कुल छोटी आप छोटी बात प्यारेलाल जी आप बिल्कुल सही कह रहे हैं जी। वक्त की खत्म कमी कर है रहा हूँ इसलिए आपको मैं। थोड़ा सा मैं रोक रही हूँ माफी के साथ, लेकिन आप बिल्कुल सही हाँ, कह रहे हैं कि हम सबकी एवरी इंडिविजुअल हैज देयर ओन रिस्पॉन्सिबिलिटी, वो सबकी हम सबकी जिम्मेदारी है कि हम कैसे ये बात, क्योंकि किसी पार्टी किसी लीडर की नहीं है, ये बात देश की है, देश की डिग्निटी की है, लोकतंत्र की है, संविधान को बचाने की है, और ये हम सबकी एक रिस्पॉन्सिबल नागरिक होने के नाते हम सबकी जिम्मेदारी है। 30 सेकेंड रविंद्र जी आपको लास्ट कॉमेंट, और 30 सेकेंड आपको सिद्धार्थ जी, और फिर उसके बाद में वाइंड अप करूंगी। ये जो बात प्यारेलाल जी ने कही कि भाई हमको जो वोट का अधिकार मिला है वो कांग्रेस से नहीं मिला, न बीजेपी से मिला, ये मिला है देश के उन लोगों से जिन्होंने संविधान सभा में दिन रात काम किया, जो आजादी के आंदोलन में लड़े। तो जब आंदोलन में लड़के उन्होंने संविधान में वोट का अधिकार दिलाया, तो इसको बचाने के लिए भी सबको ही लड़ना पड़ेगा। कांग्रेस और बीजेपी से मतलब नहीं है इसका। फिर कहता हूं, कांग्रेस खत्म हो जाए, बीजेपी खत्म हो जाए, संविधान रहना जरूरी है, लोकशाही रहनी जरूरी है, और वो तभी रहेगी जब लोग उठेंगे। कांग्रेस बीजेपी से मुल्क नहीं चलता। कांग्रेस बीजेपी के बिना भी देश है, अकाली दल और समाजवादी पार्टी के बिना भी देश है, उनके पहले भी था, उनके बाद भी रहेगा। एग्जैक्टली सिद्धार्थ जी लास्ट कमेंट। ये देखिए, किसी पदार्थ को ना प्राप्त करने की एक स्पष्ट प्रक्रिया होती है और उसे ही व्यवस्था कहा जाता है। जब आप स्पष्ट प्रक्रिया को फॉलो करते हैं तो उसी से एक स्पष्ट पदार्थ निकलता है। उदाहरण के लिए, आप अगर घर में कॉफी बनाते हैं तो कभी पहले दूध डाल सकते हैं, कभी पहले पानी डाल सकते हैं, कभी चाय बाद में डाल सकते हैं, कभी शक्कर लास्ट में डाल सकते हैं। लेकिन मशीन में अगर कॉफी बनेगी तो एक ही तरीके से बनेगी। उसका काम ही होता है एक प्रक्रिया के अंतर्गत काम करना। वो अपनी मनमानी, जब आज ऐसा मन किया कल वैसा मन किया, वो ऐसा काम नहीं कर सकते। और यहां पर अब ये बिल्कुल स्पष्ट होते जा रहा है कि केचुआ के कंधे पर चढ़ के भाजपा की ये जो बेसिर पैर की चाल है, ये भारत के गरीब ग्रामीण श्रमजीवियों के खिलाफ एक साजिश है, अमीर शहरी बुद्धिजीवियों द्वारा, जिसका प्रतीक गोदी मीडिया है। गोदी मीडिया एक ऐसा प्रतीक है जो कि भारत के गरीब ग्रामीण श्रमजीवियों का पूरा पूरा शोषण करने की ये प्रक्रिया है। और तेजस्वी यादव जैसे व्यक्ति का, जो कि खुद पिछड़ी जाति से आते हैं, पिछड़ा वर्ग से आते हैं, उनका आज वोट कटना इस चीज का बिल्कुल बिल्कुल सीधा प्रमाण है कि ये जो बेसिर पैर की प्रक्रिया थी केचुआ की, ये आरक्षण का उल्टा कर रहे थे। ये ऊपर की जातियों की जनगणना कर लो ताकि नीचे की जातियों को बाहर निकाल दो। अगड़ों की जनगणना, ये कहीं पर भी FIR नहीं लग रहा था, ये लग रहा था कि अगड़ों की जनगणना है जिसमें कि पिछड़ों को बाहर कर देना था। जी बिल्कुल आपने बहुत सही बात कही है। बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों मेहमानों का, प्यारेलाल जी आपका, सिद्धार्थ जी आपका, रविंद्र जी आपका, कार्यक्रम का हिस्सा बनने के लिए, समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। शुक्रिया आप तमाम।